नमस्कार, जीके क्विज ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के द्वितीय खंड सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति के संभावित प्रश्नों की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि 20 से 25 वीडियो एग्जाम से पहले आप सभी के लिए उपलब्ध कराऊं ताकि जो संभावित प्रश्न हैं वह कवर भी हो सके और उनका भरपूर एग्जाम से पहले अभ्यास भी हो सके। लेकिन इसके लिए आप सभी का सहयोग भी ज़रूरी है। सहयोग में सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बस इतना सा आप कर दीजिएगा। बाकी के आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी सहायक होंगे एग्जाम में, उनको मैं कवर कराने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करती है? तो आप याद रखेंगे शरीर के जो टेम्परेचर को नियंत्रित करती है इसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि, यानी कि राइट आंसर है डी। हाइपोथैलेमस के कुछ कार्य आपको याद रखने होंगे। ये क्या क्या कार्य करती है? एक तो मानव शरीर में जो भूख लगती है, ये भूख प्यास, ठीक है, भूख प्यास ताप, भूख है प्यास है ताप है, किसी से प्यार घिरड़ा, ठीक है, प्यार हुआ घिरड़ा, ये सभी इन सभी जो क्रियाएं हैं इन सभी को हाइपोथैलेमस ये नियंत्रण करती है। तो आप याद रखेंगे, इनमें से कोई भी शब्द आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि इसका जो कार्य है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 को, तो ये अधिनियम था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। इसके तहत देश में एक आयोग गठित किया गया जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग नाम दिया गया। और ये कब किया गया था? ये इसके 2 साल बाद यानी कि 31 जनवरी 1992 को किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व का पहला प्रोग्रामर माना जाता है? तो देखिए जो कंप्यूटर की दुनिया में पहला प्रोग्रामर माना जाता है ये लेडी एडा ऑगस्टा को माना जाता है, यानी कि राइट आंसर सी है। आप याद रखेंगे कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे भी याद रखेंगे कि इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो जननी सुरक्षा योजना है इसके बारे में कुछ फैक्ट आप याद रखेंगे। इस योजना की जो शुरुआत थी ये शुरू हुई थी कब? 12 अप्रैल 2005 को। देखिए आप 12 अप्रैल भले ही याद ना रख पाएँ लेकिन 2005 को याद जरूर रखेंगे ताकि आप इस प्रश्न में जो भी पूछा जाएगा उसको सही से कवर कर पाएँ। इसका मुख्य कार्य क्या था? तो आप याद रखेंगे इसका मुख्य कार्य था गरीब गर्भवती महिलाओं, ठीक है, गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत, आप ये याद रखेंगे, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ठीक है, प्रसव को बढ़ावा देना, ये इसका मुख्य कार्य था। तो आप ये याद रखेंगे। इसकी शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को। कार्य इसका गरीब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? क्योंकि ये प्रसव को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इससे माता और शिशु मृत्यु की दर में कमी लाना इसका ये जो है मुख्य उद्देश्य होगा। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के उद्देश्य क्या है? देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, आप याद रखेंगे 5 मार्च 2007 को जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आयोग कब बना था? 5 मार्च 2007 को। इसके उद्देश्यों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये इसका उद्देश्य है। बाल मजदूरी को रोकना या फिर उस पर रोक लगवाना ये इसका उद्देश्य है। तो पहला ये सही है, दूसरा भी सही है। बच्चों से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं तो हमें उससे मतलब हमारे जो आयोग है उसको उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता है।
हालांकि जो संधियों के तहत अधिकार या कानून बनते हैं उनके लिए जरूर ये कार्य कर सकता है। तो आप याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा करना इसका कार्य नहीं है। तो ये इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सत्य नहीं है। तो आप याद रखेंगे 1 और 2 ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका केवल ए होगा, यानी कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? कुपोषण के खिलाफ यह अभियान 8 मार्च 2018 को कहां से शुरू हुआ था? ये राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका 2018 ए झुंझुनू होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म तारे ज़मीन पर में एक 8 साल का लड़का ईमान डायलेक्सिया नामक बीमारी से ग्रसित है, जिसका मतलब है बोलने में असक्षम, सुनने में असक्षम, देखने में असक्षम या पढ़ने लिखने में असक्षम। देखिए ये जो बीमारी होती है डायलेक्सिया, इसमें होता ये है कि जो शब्द हैं यानी कि शब्दों को पढ़ने और लिखने में कठिनाई होती है। इसमें यह होता है कि बीमारी का जो दिमाग का हिस्सा होता है जिसमें शब्द पहचानने की जो शक्ति होती है वह निष्क्रिय होती है। इसलिए ये जो बच्चा है ये पढ़ने और लिखने में असक्षम होता है। तो ये है डायलेक्सिया। राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर वी होगा। ये जो है केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। कशेरुकी से मतलब होता है रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। तो ये आप याद रखेंगे कि ये कशेरुकी प्राणी होते हैं। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये 2 भागों में बटा होता है, एक होता है हीमो और दूसरा होता है ग्लोबिन। ठीक है, हीमो जो होता है ये इसमें हीम जो होता है ये बरडक पाया जाता है, जैसे रंजक या बरडक या डाई कुछ भी बोल सकते हैं। हीमो में हीम नामक ये बरडक पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग जो है लाल होता है। तो आप ये याद रखेंगे कि इस हीम के वजह से रंग का लाल जो कलर है ये लाल होता है। ग्लोबिन ये होता है ये लोह युक्त यानी कि लोह से भरपूर लोह युक्त ये प्रोटीन होती है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये लोह युक्त प्रोटीन होती है। ये आप सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी जब होती है तो फिर एनीमिया रोग हो जाता है। ये एनीमिया रोग हो सकता है, ये ब्लड की कमी से होता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कन्या साक्षरता जो प्रोत्साहन योजना है ये कब आई थी? आप पहले ये याद रखेंगे कि ये किसके लिए आई थी। तो SC और ST वर्ग की जो कन्याएं हैं, ठीक है, SC ST वर्ग की जो कन्याएं हैं ये उनके लिए योजना शुरू हुई थी। इसमें होता क्या है, जब क्लास आप 6 में होंगी, ठीक है, तो क्लास 6 में जब प्रवेश लेंगी तो इसमें 500 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और जब 9th में ये जो SC ST वर्ग की कन्याएं होती हैं ये प्रवेश लेती हैं तो 1000 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार 11वीं में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये ये प्रवेश करने पर प्रदान किए जाते हैं। तो ये जो है राशियाँ दी जाती हैं। और ये कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू की गई थी 2006 में। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग, मैंने अभी आपको बताया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, या मैंने तीनों को लिख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो लिखने में, तो ये इसलिए लिखा गया है। आप याद रखेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ये बना था 1990 में। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1990 में की गई थी। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग अभी मैंने आपको बताया था कि 31 जनवरी 1992 को ये इसका गठन हुआ था। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। राइट आंसर बी होगा, यानी कि 1990 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? ये सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं। एक होता है रैम और एक होता है रोम, ठीक है। तो ये दोनों ही पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आप याद रखेंगे रोम को रीड ओनली मेमोरी, यानी कि राइट आंसर इसका सी होगा।
रीड ओनली मेमोरी, ये रोम का पूर्ण रूप होता है। रैम का भी पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का पूर्ण रूप होता है, तो आप दोनों को ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी कि पोक्सो में बालक को परिभाषित किया गया है। देखिए ये अधिनियम आया था 2012 में, इसमें संशोधन हुआ था 2019 में। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे कि 2012 में आया है, 2019 में इसमें संशोधन हो चुका है। बालक, इसमें जो परिभाषा दी गई है बालक की, ये उस व्यक्ति के रूप में दी गई है जो कम से कम 18 वर्ष जो है इससे कम हो। तो आप याद रखेंगे कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो इसमें बालक समझा जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना किसके लिए है? दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात करें तो ये 25 सितंबर 2004 को शुरू की गई थी। ठीक है, तो आपको ये डेट याद रखनी है, डेट याद रखें न रखें लेकिन 2004 आप जरूर याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो समुदाय से आते हैं उन्हीं लिए ये योजना शुरू की गई थी। लेकिन जब ये शुरू की गई थी तब उनका ये कार्य था, लेकिन आगे चल कर के इसमें बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो बीपीएल कार्ड धारक होते हैं उनको भी इस योजना में शामिल किया गया। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर बी और सी दोनों होना चाहिए, परंतु ये ऑप्शन रखने में कहीं गलती हुई होगी। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे कि राइट आंसर बी और सी है। तो सी, एससी, एसटी और बीपीएल तीनों लोगों के लिए ये योजना कार्यरत है। अब आपको याद ये रखना है कि जो 20,000 रुपये की राशि है इतने तक का इलाज ये मुफ्त में करा सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? पेप्सिन की बात करें तो ये आता कहाँ से है? आप याद रखेंगे जो आमाशय है, आपने सुना होगा कि आमाशय में एक ग्रंथि है जठर ग्रंथि, जहाँ से निकलता है जठर रस। ठीक है, जठर रस। अब जठर रस में होता क्या है कि उसका अधिकांश भाग यानी कि लगभग 96% तक पानी होता है। ठीक है, 96% तक पानी होता है। कुछ भाग में उसके म्यूकस होता है। साथ में ही आप याद रखेंगे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक ये जो एसिड, साथ में ही कुछ निकलता है पेप्सिन और म्यूसिन, रेनिन। तो ये भी आप याद रखेंगे, लेकिन आप पेप्सिन तक तो याद रखेंगे ही। ठीक है, ये पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन भी होता है। तो इस पेप्सिन की बात अगर हम करें तो आप याद रखेंगे ये जो पेप्सिन है ये कहाँ से निकलता है? जठर रस से। और जठर रस कहाँ से निकल रहा है? आमाशय से। तो ये आमाशय में जो प्रोटीन के अणु होते हैं उनको पचाने का कार्य करता है। तो आप याद रखेंगे कि पेप्सिन का कार्य है आमाशय में प्रोटीन का पाचन करना। तो राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो राज्य खाद्य आयोग जो मैंने पिछली बार कवर कराया था, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं, साथ में ही एक सचिव होता है। इस अधिनियम में किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया है? तो आप याद रखेंगे NFS एक्ट 2013 यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसे आमतौर पर फूड एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र बालिका का जन्म हुआ हो कब, तब ये पात्रता मानी जाएगी? तो आप याद रखेंगे लाडली लक्ष्मी योजना को। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और ये शुरू हुई थी कब? 2007 में। इसके लिए पात्रता की कुछ शर्तें रखी गई थी। तो उन शर्तों में सबसे पहली शर्त थी कि जो बच्चा जन्मा है उसके माता और पिता जो हैं ये मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। ठीक है, माता पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों।
आप सभी जानते हैं कि जब मूल निवासी होंगे तभी ये योजना उन पर लागू होगी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। दूसरी शर्त ये थी कि उनके कम से कम 2 संतान हों, ठीक है, कम से कम यानी कि 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम से कम 2 संतान हों, यानी कि अगर पहला बच्चा है तो दूसरी बच्ची हो चल जाएगा, दूसरी बच्ची के लिए लाभ मिल जाएगा। अगर पहली बच्ची है दूसरी भी बच्ची है तब भी लाभ मिल जाएगा दोनों बच्चियों के लिए, लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि उनके 2 से अधिक बच्चे ना हो, 2 से अधिक संतान ना हो। तीसरी शर्त इसमें ये रखी गई थी, क्योंकि ये 2007 में शुरू की गई थी, तो इसके लिए प्रारंभिक डेट 1 जनवरी 2006 ली गई, यानी कि 1 जनवरी 2006 या फिर उसके बाद बच्ची का जन्म होना, या फिर उसके बाद, ठीक है, या फिर उसके बाद उसका जन्म होना चाहिए, तो वह उस योजना के लिए यानी कि लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र होगी। तो ये 3 चीज़ें थी, 3-4 फैक्ट हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। अब याद रखना ये है कि हर फैक्ट से आपके एग्जाम में पिछली बार भी और आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही कोई ना कोई पॉइंट पूछा जाएगा। एक बार इसको पूछ लिया गया है, इसको भी पूछ लिया गया है, इनमें से ये भी पूछ लिया गया है। अब बचा ये, तो आप ये भी याद रखेंगे कि इनमें से कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रहे ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है आपके पिछले एग्जाम में, तो ये याद रखना है। ये इसकी जो स्थापना है ये 1953 में हुई थी, तो आप याद रखेंगे अक्टूबर 1953 में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सिंपल सा प्रश्न है, आप सभी जानते हैं यकृत यानी कि लीवर, ये लगभग 1.5 किलोग्राम की होती है, तो ये आप याद रखेंगे। लेकिन साथ में ही आप याद रखेंगे ये जो है मानव शरीर में दाएं फेफड़े के नीचे ये स्थित होती है, तो ये आप याद रख सकते हैं। पित्तरस का निर्माण भी यही होता है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में ही होता है। और हालांकि पित्तरस को संचय करने की अगर बात की जाए तो पित्ताशय में किया जाता है, ठीक है, संचय पित्ताशय में किया जाता है, लेकिन इसका निर्माण यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो आप इस शब्द को याद रखेंगे, ये वैधानिक निकाय है, यानी किसी विधि के द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया है, आप याद रखेंगे। लेकिन इस खाद्य संरक्षण आयोग को किस अधिनियम के आधार पर बनाया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा इसको बनाया गया है। अगला प्रश्न है, उस मेमोरी यूनिट का चयन करें जिसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। ये याद रखना है, एक्सेस टाइम सबसे कम कैशे मेमोरी का होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, इलियम क्या है? देखिए इलियम क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप याद रखेंगे कि ये जो है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यानी कि राइट आंसर सी है। अब छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, आप ये याद रखेंगे। जो छोटी आंत होती है इसे क्षुद्रांत्र भी बोलते हैं, इसे जो है 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखेंगे, इसका जो मुख्य भाग होता है जिसे प्रथम भाग बोलते हैं, प्रथम भाग है, मुख्य भाग है जिसे मुख्य भाग भी माना जाता है, और इसका नाम दिया गया है डुओडेनम, ठीक है, डुओडेनम, तो आप ये याद रखेंगे। द्वितीय भाग जो होता है, द्वितीय जो भाग है, इस द्वितीय भाग को नाम दिया गया है जेजुनम, और तीसरा यानी कि अंतिम भाग जो है, अंतिम भाग है, इसे नाम दिया गया है इलियम। तो आप ये याद रखेंगे कि ये 3 भागों में डिवाइड होती है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब और किसने की थी? तो आप याद रखेंगे कि जो सरकारी सेवाएं होती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराने के लिए, साथ में ही इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, और विशेष करके
जो देश की जो ज्ञान है उसे डिजिटल तकनीक से सशक्त कराने के लिए ये योजना 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। तो आप याद रखेंगे, राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संपत्ति के अंतर्गत क्या आता है? आप याद रखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में ये विशेष करके जो महिला होती है या बेटी के रूप में होती है तो वह किस संपत्ति की हकदार होगी उसके बारे में ये अधिनियम बात करता है। ये अधिनियम 17 जून 1956 को देश में लागू हुआ था। तो आप ये याद रख सकते हैं। साथ में ही आप याद रख सकते हैं इसमें 4 अध्याय हैं और 31 धाराएं हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछी जाती हैं। अब इसका अध्याय 3 कहता है जो कि संपत्ति की परिभाषा क्या है। तो अध्याय 3 के अकॉर्डिंग संपत्ति की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि इसमें कौन कौन सी संपत्ति शामिल होगी। तो इसमें जंगम संपत्ति शामिल होगी, स्थावर संपत्ति भी शामिल होगी, वसीयत संपत्ति भी शामिल होगी, अर्जित संपत्ति भी शामिल होगी। तो ये कुछ जो फैक्ट थे ये सही है, राइट आंसर इसका डी है। अगला प्रश्न है, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर कट करना है तो उसके लिए आप Ctrl+X ये जो है यूज कर सकते हैं, राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, ये जो संशोधन हुआ है इसके तहत कोई एक्ट बना है, जिस एक्ट को आपको कमेंट करके बताना है, और ये संशोधन है 106वां। तो राइट आंसर इसका सी है। अब इसमें क्या किया गया है, इसके तहत 2 आर्टिकल में बदलाव किया गया है। एक है आर्टिकल 330, भारतीय संविधान का आर्टिकल 330A। इसमें क्या किया गया है, इसमें लोकसभा के बारे में दिया गया है, यानी कि लोकसभा में जो सीटें हैं उसमें आरक्षण 33% होगा। तो ये है, ठीक है, 33% आरक्षण इसमें महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। और 332A में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जिसमें जो 332A है इसमें भी क्या किया गया है, विधानसभा की जो सीट संख्या है उसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। तो विधानसभाओं की, यानी कि राज्य की विधानसभाएं होंगी शामिल। तो ये जो है आप दोनों आर्टिकल को याद रख सकते हैं, और ये 106वां संविधान संशोधन अधिनियम है। अब इसके तहत कौन सा अधिनियम बना है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश में CM हेल्पलाइन चलता है 181, और यही CM हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में 181 महिला हेल्पलाइन के नंबर के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को सूचित करती है? तो आप याद रखेंगे 4 बिट एक निबल के बराबर होती है और 2 निबल 1 बाइट के बराबर होती है, यानी कि 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप सभी जानते हैं ये जो है पुरुषों में होता है और पुरुषों में पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस धारा में राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य खाद्य आयोग जिसका गठन इस अधिनियम के तहत किया गया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। तो इस आयोग के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये धारा भी आप याद रखेंगे कि ये जो है धारा 16 के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि राज्य खाद्य आयोग का। और इस आयोग में अगर हम बात करें तो एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं और 1 सचिव होते हैं। तो ये जो है इसकी कार्य संरचना में जो है एक अध्यक्ष है, 5 सदस्य हैं, 1 सचिव है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज आप सभी जानते हैं, ये एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। तो राइट आंसर वी है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है? तो ये बात कही गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत। तो ये राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे कि ये इन्हें जो शामिल किया गया है भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया है। साथ में ही आप याद रखेंगे आर्टिकल को, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। साथ में ही आप अगर याद रख सकें तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया था, ये भी फैक्ट है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। हालांकि ये महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो आर्टिकल हैं यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बाकी के पूछ लेंगे अगर जीके या सामान्य ज्ञान के तौर पे तो बात अलग है, अन्यथा यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पर जो आर्टिकल दिए गए हैं इन्हें आप याद रखेंगे कि जो अनुच्छेद 41 है, तो ये देश के नागरिकों को कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार देता है। ठीक है, पाने का अधिकार देता है। तो ये जो है आर्टिकल 41 है। आर्टिकल जो 40 है ये ग्राम पंचायतों का, जो ग्राम पंचायतें हैं उनके संगठन की बात करता है। तो ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये इसकी बात करता है। आर्टिकल 42 है, ये आर्टिकल आपके काम का है, काफ़ी आप इसे याद रखेंगे। ये प्रसूति सहायता की बात करता है। ठीक है, प्रसूति सहायता की बात करता है। साथ में ही ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। तो ये दो फैक्ट इसमें याद रखने योग्य हैं। आर्टिकल जो 43 है ये कर्मकारों के लिए जो निर्वाचन मजदूरी है एवं कुटीर उद्योग उनके प्रोत्साहन के लिए कार्य करता है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो पहले आप यूनिसेफ को याद रखेंगे। यूनिसेफ की अगर हम बात करें तो ठीक है, यूनिसेफ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी ये तो ठीक है, लेकिन आप याद रखेंगे इसका पूर्ण रूप कई बार पूछा जाता है। तो इसके पूर्ण रूप आप याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन। देखिए यूएन से तो आप समझ रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशन है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन और चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये इसका जो है पूर्ण रूप होता है। यूएन से ये हो गया, यूएनआई से यूनाइटेड नेशंस, और सीएफ से आप चिल्ड्रन फंड के रूप में याद रख सकते हैं। तो ये तो पहला फैक्ट था। दूसरा ये है कि इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1940 को हुई थी। साथ में ही आप याद रखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। तो ये कुछ फैक्ट थे जिन्हें आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर इस हिसाब से इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नर यौन हार्मोन है? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन रखे गए हैं, इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और फेरोमोन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था टेस्टोस्टेरोन जो नर हार्मोन ही होता है। और साथ में ही आपको ऑप्शन में अगर हुआ है न दिखाई दे तो आप याद रखेंगे एंड्रोजन को, यानी कि राइट आंसर सी है। तो ये दोनों ही जो है नर हार्मोन हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2024 की थीम क्या है? देखिए कुछ करंट से भी प्रश्न बनेंगे, तो आप ये याद रखेंगे कि करंट की जो भी योजनाएं हैं, जो भी ऐसे संबंधित या रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हमारा, उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं संभव हैं, बन सकते हैं। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पहले तो आप याद रखेंगे, इसकी शुरुआत ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह या राष्ट्रीय पोषण माह, ये दोनों ही प्रश्न बनते हैं। तो आप याद रखेंगे कि इसको मनाने की शुरुआत 2018 में हुई थी। ये 2018 में राष्ट्रीय पोषण के रूप में जो मिशन था ये शुरू हुआ और तभी से इसकी शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में किस महीने को मनाया जाता है? तो आप पहले तो ये याद रखेंगे, और फिर सप्ताह जो होता है ये कब मनाया जाता है इसे भी याद रखेंगे। तो 2018 में इसकी शुरुआत होती है।
और सितंबर जो है माह होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और उसमें भी अगर प्रथम जो सप्ताह होता है, प्रथम सप्ताह, वह मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। तो आप ये दोनों ही फैक्ट याद रखेंगे, 1 से 7 सितंबर तक जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, साथ में ही आपको ये याद रखना है कि 2018 से 2024 तक कुल 7 माह अभी तक मनाए जा चुके हैं। 8वां 2025 में मनाया जाना है, क्योंकि सितंबर आया नहीं है तो अभी ये नहीं हुआ है, तो आप ये याद रखेंगे। अब इसकी थीम आपसे पूछी जा सकती है कि 2024 में इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम की बात करें तो ये थीम रही है सभी के लिए पौष्टिक पोषण। राइट आंसर इसका ए है। अगला प्रश्न है, सिम का पूर्ण रूप क्या है, जो आप यूज करते हैं, लेकिन इसका पूर्ण रूप जानना भी हमारे एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें एक तृतीय खंड के सामान्य ज्ञान में ही एक दिया गया है कंप्यूटर के साथ मोबाइल। ठीक है, तो मोबाइल से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे जरूर पूछे जाएंगे। सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये इस सिम का पूर्ण रूप होता है। राइट आंसर इसका वी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बार बार कहता भी नहीं हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।